नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डेली न्यूज़ एनालिसिस में। दिस वीडियो सीरीज़ इज़ प्रेजेंटेड टू यू बाय एथिक आईएएस। इस वीडियो सीरीज़ में हम आपके लिए लेकर आए हैं करंट अफेयर्स जो आपके यूपीएससी और स्टेट एग्जामिनेशंस के लिए बेनिफिशियल रहेंगे। आज है 12 सितंबर 2022 और आज हम पढ़ने वाले हैं 3 न्यूज़ के बारे में। सबसे पहले हम जानेंगे सुभाष चंद्र बोस के बारे में, जो हमारे जीएस के फर्स्ट पेपर को टारगेट करते हैं। पर्सनैलिटीज़ रिलेटेड टू इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल का हिस्सा हैं। दूसरा हम जानेंगे एक एफएलएस सर्वे के बारे में जो हमारे प्रीलिम्स के एग्ज़ाम को टारगेट करता है। और तीसरा हम जानेंगे एक अभियान के बारे में, प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान जो अभी शुरू किया गया है, ये भी हमारे प्रीलिम्स एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि जैसे ही वीडियो ऑनलाइन आती है आप अपने करंट अफेयर के सेक्शन को कंप्लीट कर सकें। अब बात करते हैं अपनी पहली न्यूज़ के बारे में। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने सुभाष चंद्र बोस की एक स्टैचू अनवील की है इंडिया गेट पर, जब उन्होंने इनॉग्रेशन किया है राजपथ को कर्तव्य पथ बदलते वक्त। जी हाँ, राजपथ का जो नाम है वो बदलकर कर्तव्य पथ कर दिया गया है और इंडिया गेट पर सुभाष चंद्र बोस की एक स्टैचू अनवील कर दी गई है। अब जानते हैं सुभाष चंद्र बोस के बारे में, उनकी लाइफ की 5 स्थितियों के बारे में। 1919 में सुभाष चंद्र बोस सेलेक्ट किए गए थे इंडियन सिविल सर्विसेज में। हाउएवर उन्होंने रिज़ाइन कर दिया क्योंकि वो मानते थे कि वो ब्रिटिशर्स के साथ मिलकर काम नहीं कर सकते। वो हाईली इन्फ्लुएंस थे विवेकानंद की टीचिंग से और वो उन्हें अपना स्पिरिचुअल गुरु मानते थे। लेकिन उनके जो पॉलिटिकल गुरु थे वो थे CR दास। CR दास जो पॉपुलरली देशबंधु के नाम से जाने जाते हैं, वो एक पॉलिटिकल एक्टिविस्ट थे और एक लॉयर थे। ड्यूरिंग द मिड 1930s के मध्य में सुभाष चंद्र बोस ने ट्रैवल किया था यूरोप में और उन्होंने रिसर्च की, और यही वो समय था जब उन्होंने अपनी बुक द इंडियन स्ट्रगल का पहला पार्ट लिखा था। सुभाष चंद्र बोस इलेक्ट किए गए थे एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस इन 1938 हरिपुर में, और उन्होंने सेल्फ गवर्नेंस के लिए स्टूड लिया था। उन्होंने कहा था कि हमें सेल्फ गवर्नेंस चाहिए। इसी के साथ साथ वो दोबारा री इलेक्ट किए गए 1939 में त्रिपुरी में, जो जबलपुर के पास है। लेकिन बहुत जल्दी इसके बाद उन्होंने रिज़ाइन कर दिया फ्रॉम दिस प्रेसिडेंसी। तब उन्होंने फॉर्म की ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक, और ये जो फैक्शन था इनका, ये कांग्रेस का पॉलिटिकल लेफ्ट को कंसोलिडेट करने के लिए एम किया गया था सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। इसी के साथ साथ उनके कंट्रीब्यूशन के बारे में जानते हैं जो इंडियन नेशनल मूवमेंट में उनका रहा है। देखिए, जो इंडियन नेशनल आर्मी थी जिसे आज़ाद हिंद फौज के नाम से जाना जाता है, उन्होंने इसे रिवाइव किया था 1943 में। रिवाइव किया था क्योंकि ये इनिशियली बनाई गई थी 1942 में रास बिहारी बोस के द्वारा। इंडियन नेशनल आर्मी आज़ाद हिंद फौज के असोल्ट एक इम्पोर्टेंट फैक्टर रहा है हमारे आज़ादी में और ब्रिटिशर्स को भारत छोड़ने पे मजबूर करने के लिए। उनकी जो इकोनॉमिक प्लानिंग आइडियाज़ थे वो काफ़ी कॉन्क्रीट थे, और उनके लिए जो रास्ता दिखाया जाता था उसको वो खुद मार्गदर्शित किया करते थे। वुमेन एम्पावरमेंट में अगर कहा जाए तो उनकी एक अलग से रेजिमेंट थी आज़ाद हिंद फौज के अंदर, जिसका नाम था रानी झांसी रेजिमेंट, और इस रेजिमेंट की जो कमांडर थी वो थी कैप्टन लक्ष्मी, जो इन्हीं के अंडर फॉर्म की गई थी। उनकी जो लीडरशिप थी वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग थी। आज़ाद हिंद फौज उस समय सिंबल बन गई थी यूनिटी का और हीरोइज़्म का भारत के लोगों के बीच। बोस ने लोगों को मोटिवेट किया था, और उनकी जो फियर्स स्पीचेस थी, उनकी जो जितनी भी वो स्पीच दिया करते थे वो इतनी ताकतवर थी कि उसे सुनकर लोग इतने मोटिवेटेड होते थे, और वो भारत के लिए लड़ मर जाने के लिए तैयार हो जाते थे। उनकी एक फेमस कोट थी जिसमें उन्होंने कहा था कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। उनके कंट्रीब्यूशन के बारे में अगर हम जानें तो वो एक बहुत बेहद ही अतुल्य कंट्रीब्यूशन रहा है। भारत में हर साल 23 जनवरी को सुभाष चंद्र बोस का जन्मदिन मनाया जाता है, और इस दिन सेलिब्रेट किया जाता है उनके कंट्रीब्यूशन को इंडियन स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस में। देखिए, सुभाष चंद्र बोस के बारे में जानने के लिए 10 मिनट या 15 मिनट बहुत कम है। अगर मैं आपको उनके बारे में बताने लगूं तो 1 घंटा भी कम पड़ जाएगा। ये टॉपिक हमारे लिए इम्पोर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि अभी
प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने उनकी एक स्टैचू इनॉग्रेट की है इंडिया गेट पर। तो इसलिए सुभाष चंद्र बोस के बारे में जानना, उनका नेशनल मूवमेंट में क्या रोल रहा है, वो किस समय प्रेसिडेंट रहे हैं, उनके स्टेप्स से क्या क्या इन्फ्लुएंस हमारे इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में हुए हैं, ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो आप इसके बारे में ज़रूर पढ़िएगा। बात करते हैं सेकेंड न्यूज़ के बारे में। तो देखिए, भारत में फाउंडेशनल लर्निंग सर्वे किया गया है। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन और एनसीईआरटी ने मिलकर ये सर्वे किया है। इस सर्वे में पाया गया है कि जो दिल्ली है वो 1/3 ऐसे स्टेट्स में आता है या यूनियन टेरिटरीज़ में आता है जिनमें बच्चे बेसिक न्यूमरेसी की भी स्किल्स को लैक करते हैं। अगर इस सर्वे के अनुसार देखा जाए तो 11% बच्चे जो क्लास थर्ड में पढ़ रहे हैं वो बेसिक मैथमेटिक्स स्किल्स भी नहीं जानते हैं। 37% बच्चे ऐसे हैं जिनकी जो नॉलेज और स्किल्स हैं वो बेहद ही लिमिटेड हैं। जो बेसिक्स है उसके बारे में क्या कहा जाता है? बेसिक्स एक ऐसी स्टेज है जिसे थर्ड ग्रेड तक एक्वायर कर लेना चाहिए। ये जो फाउंडेशन लर्निंग है ये फ्यूचर लर्निंग को के लिए इंक्लूड करती है और 2 पिलर्स को तैयार करती है, जिसके अंदर फाउंडेशनल लिटरेसी आती है और फाउंडेशनल न्यूमरेसी आती है। फाउंडेशनल लिटरेसी का मतलब होता है पढ़ने की क्षमता, एबल किसी भी चीज़ को पढ़ने की क्षमता और उसको कॉम्प्रिहेंड करने की क्षमता थर्ड ग्रेड तक। कॉम्प्रिहेंशन का मतलब होता है उस चीज़ को पढ़कर समझने की क्षमता। और किसी भी चाइल्ड के अंदर जो बेसिक मैथ्स प्रॉब्लम होती है उसके अंदर आती हैं एडिशन और सब्सट्रैक्शंस के सवाल। जो फाउंडेशनल लिटरेसी और न्यूमेरेसी है, जिसे FLN भी कहा जाता है, ये एक बहुत बड़ा मेजर थीम है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का 2020 के अंदर। अब इसी के अंदर कुछ रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स हैं जो हमारे एजुकेशन से रिलेटेड हैं, जिसके अंदर लर्निंग पॉवर्टी के बारे में भी बताया गया है। वर्ल्ड बैंक लर्निंग पॉवर्टी को डिफ़ाइन करता है कि ये एक इनेबिलिटी है चीज़ों को ना पढ़ पाने की और बहुत सिंपल जो टेक्स्ट हैं, शब्द हैं, उन्हें ना समझ पाने की 10 साल की उम्र तक। अगर कोई भी बच्चा इस तरीके की लर्निंग पॉवर्टी का शिकार है तो आने वाले समय में ये उसकी जो सक्सेस एबिलिटी है उसको भी रिसीड कर देता है, बहुत हद तक ख़त्म कर देता है, कम कम कर देता है। देखिए, चाहे वो उसकी सक्सेस होने की क्षमता स्कूल में हो या आगे आने वाले जीवन में हो, तो इसका प्रभाव बहुत लंबा पड़ता है। इसी के लिए कुछ इनिशिएटिव लिए गए हैं। उन इनिशिएटिव्स का जो हिस्सा है उसके अंदर आता है एक निपुण भारत मिशन। निपुण भारत मिशन, जिसे कहा जाता है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमेरेसी, भारत स्कीम। इसके अंदर जो बच्चे हैं उनकी एज ग्रुप 3 से 9 साल तक की रहती है। ये इंश्योर करता है कि जो बच्चे हैं वो फाउंडेशनल लिटरेसी और न्यूमेरेसी को सीखें। इसके अंदर एक टारगेट रखा गया है और देखिए ये थर्ड ग्रेड तक का टारगेट है कि थर्ड ग्रेड तक हमें बच्चों को ये फाउंडेशनल बेसिक सिखाने हैं। और ये टारगेट रखा गया है भारत के अंदर 2026-27 तक हमारे देश में सभी बच्चों को जो थर्ड क्लास तक उस समय आएंगे, हमारे देश में टारगेट रखा गया है कि इस मिशन के अंडर हम उनको ये बेसिक फंडामेंटल्स क्लियर करवा चुके होंगे। अब मैं आपको बताता हूँ FLS सर्वे होता क्या है। FLS सर्वे 1 to 1 एक इंटरव्यू किया जाता है बच्चों के साथ, ये एक्सेस करने के लिए कि जो उनकी लर्निंग स्किल हैं वो कैसी हैं। ये नेशनल अचीवमेंट सर्वे से अलग होता है क्योंकि नेशनल अचीवमेंट सर्वे के अंदर क्लास थर्ड, फिफ्थ, एट्थ और 10th के बच्चों का एक छोटा सा टेस्ट लिया जाता है जो MCQ फॉर्म में होता है और उसके बिहाफ पर उनका एक नेशनल अचीवमेंट सर्वे तैयार किया जाता है। ये जो सर्वे लिया गया है ये लगभग 86,000 बच्चों का लिया गया है जो क्लास थर्ड में पढ़ते हैं और 10,000 स्कूलों को कवर करते हुए ये 86,000 बच्चे लिए गए हैं। मात्र दिल्ली की अगर हम बात करें तो दिल्ली के सैंपल साइज़ में लगभग 2,945 बच्चे लिए गए हैं जो 515 स्कूलों को कवर करते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि इसमें ये पाया गया है कि जो बेसिक स्किल्स हैं उसके अंदर अगर हम इंग्लिश की बात करें तो 15% बच्चे ऐसे हैं जिन्हें बेसिक इंग्लिश बिल्कुल भी नहीं आती है। और उससे भी ज़्यादा हैरानी की बात ये है कि 21% बच्चे ऐसे हैं जो वर्स्ट परफॉर्मिंग हिस्से में आते हैं जिन्हें हिंदी नहीं आती।
तो आप सोच सकते हैं एक ऐसा देश जो अपनी ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी मानता है, उसके अंदर 21% बच्चे जो तीसरी क्लास तक पहुंच गए हैं वो हिंदी के बेसिक्स भी नहीं जानते। और इसके अंदर तमिलनाडु एक ऐसा स्टेट है जिसके अंदर ऐसे मैक्सिमम बच्चे पाए गए हैं। 29% बच्चे वहाँ पर ऐसे हैं जिनका बेसिक ग्रेड लेवल टास्क जो है, उनका जो बेसिक लेवल है वो बहुत कमज़ोर है। इसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हैं अपनी तीसरी न्यूज़ के बारे में। इस न्यूज़ में आपके लिए ज़रूरी हो जाती हैं कई सारी चीज़ें। देखिए, जो स्कीम्स के बारे में इसमें इम्पोर्टेंट हो जाता है कि गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स क्या क्या रहे हैं एजुकेशन सेक्टर को लेकर। जैसे अभी निपुण भारत मिशन के बारे में मैंने आपको बताया। इसी के साथ साथ सर्व शिक्षा अभियान, मिड डे मील स्कीम और भी कई सारी स्कीम्स इम्पोर्टेंट हो जाती हैं। वहीं नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 इम्पोर्टेंट हो जाती है। FLS सर्वेज इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। इनिशिएटिव्स बाय गवर्नमेंट इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। जब हम बात करते हैं अपनी अगली न्यूज़ के बारे में, तो भारत ने एक टारगेट रखा है कि हम एलिमिनेट कर देंगे ट्यूबरक्लोसिस को 2025 तक, और इसे लॉन्च किया है हमारे यूनियन हेल्थ मिनिस्टर ने प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान के अंडर। इसी के साथ साथ उन्होंने एक और स्कीम लॉन्च की है, एक इनिशिएटिव लॉन्च किया है जिसका नाम है निअक्षय मित्र। और उन्होंने कहा है कि ये एक वाइटल कंपोनेंट रहेगा इस अभियान का। तो जानते हैं कैसे। पहले हम जानते हैं इस अभियान के बारे में। इस अभियान के अंदर कहा गया है कि जो टीबी पेशेंट्स हैं उन्हें अडॉप्ट किया जा सकता है। और उन्हें अडॉप्ट कौन कर सकता है? कोई भी इंडिविजुअल, कोई भी NGO या कॉरपोरेट्स किसी भी ऐसे टीबी के पेशेंट्स को अडॉप्ट कर सकते हैं और उन्हें सपोर्ट कर सकते हैं 1 से 3 साल तक के लिए, जिसके अंदर कम्युनिटी सपोर्ट भी इंक्लूडेड रहेगा पेशेंट्स के लिए, जिसमें 3 फैक्टर्स मेन होते हैं: न्यूट्रिशन, एडिशनल डायग्नोस्टिक सपोर्ट और वोकेशनल ट्रेनिंग उनकी फैमिलीज़ के लिए। वोकेशनल ट्रेनिंग के अंदर बेसिक ट्रेनिंग आती है जिससे उन्हें कहीं काम मिल सके और एक रोज़गार उनके परिवार में कोई ना कोई कमा सके, अगर उनके परिवार में जो बंदा रोज़गार कमाता है वही टीबी का पीड़ित है। ऐसे में ये जो स्टेप लिए गए हैं ये एक कम्युनिटी सपोर्ट को गार्नर करते हैं और एक पेशेंट सेंट्रिक हेल्थ सिस्टम बनाने के लिए बहुत कारगर स्टेप्स हैं। इसी के साथ साथ वो स्कीम, वो पोर्टल जिसको कहा गया है कि इस अभियान की ताकत होगी, वो निअक्षय मित्र के बारे में हम जानते हैं। तो निअक्षय मित्र एक पोर्टल है जो प्रोवाइड करेगा डोनर्स को टीबी अंडरगोइंग पेशेंट्स के बारे में। अगर वो उन्हें सपोर्ट करना चाहते हैं किसी भी फॉर्म में, तो इस प्लेटफॉर्म पर उनके लिए उन्हें जानकारी दी जाएगी और उन्हें बताया जाएगा कि किस किस तरीके से वो उन पेशेंट्स को सपोर्ट कर सकते हैं। इसके अंदर 3 प्रोंग्ड सपोर्ट रहेंगे। प्रोंग्ड सपोर्ट का मतलब है ऐसा सपोर्ट जो सारी उम्र उन्हें दिया जाएगा। वो न्यूट्रिशनल सपोर्ट होगा, एडिशनल डायग्नोस्टिक सपोर्ट होगा। एडिशनल डायग्नोस्टिक सपोर्ट में वो सारे खर्चे आ जाते हैं जिसके अंदर एडिशनली उन्हें उनकी दवाइयों में कुछ ऐड ऑन होना है, कुछ अलग डायग्नोस्टिक्स होने हैं, उनके टेस्ट होने हैं, वो सभी चीज़ें। और वोकेशनल सपोर्ट जिसके अंदर उनकी फैमिली को काम करने के लिए स्किल्स सिखाई जाती हैं ताकि उन्हें कहीं काम मिल सके, और उन्हें काम दिलाने के लिए भी इनिशिएटिव लिया जाता है। इसी के साथ साथ जो डोनर्स हैं उन्हें कहा जाता है निअक्षय मित्र। ये जो निअक्षय मित्र हैं ये किसी भी क्षेत्र से हो सकते हैं। ये स्टेक होल्डर्स से लेकर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हो सकते हैं, ये पूरी की पूरी पॉलिटिकल पार्टीज़ हो सकती हैं, कॉरपोरेट्स हो सकते हैं, NGOs भी हो सकते हैं, और कोई इंडिविजुअल भी अगर चाहे तो वो इस तरीके से एक इनिशिएटिव लेकर किसी भी टीबी पेशेंट को अडॉप्ट कर सकता है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ज़रूर दबाइए ताकि जैसे ही वीडियो ऑनलाइन आती है आप अपने करंट अफेयर के सेक्शन को कंप्लीट कर सकें। धन्यवाद।